नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। साक्षात्कार के इस सीरीज में आज मैं आपसे मुखातिब करवाने वाला हूं दुर्गेश जी से। आप बाड़मेर से बिलोंग करते हैं और हाल ही में स्कूल व्याख्याता परीक्षा जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, उस परीक्षा में राज्य भर में आपने 13वीं रैंक हासिल करी है। मुद्दा रैंक का नहीं है, उससे भी बड़ी बात यह है कि आप लगातार पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। अ, उम्र में और सेवा अवधि में दोनों में आप मेरे से सीनियर हैं और आप सभी युवाओं को भी और जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन सबको भी आपकी यात्रा सुननी चाहिए, आपकी यात्रा के अनुभव सुनने चाहिए। ये आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के जो बहाने सुनते हैं स्टूडेंट्स को के मुंह से असफलता के लिए, कि भाई हम इसलिए असफल हो गए, इस वजह से असफल हो गए, उन सारे बहानों को एक प्रकार से खारिज करती हुई ये जो पर्सनैलिटी है उनको आपको सुनना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडियो में थैंक यू सर। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप राज्य भर में 13वीं रैंक आपने अर्जित की है। शिक्षा विभाग में तो आप पहले से ही है, 2008 से जी है। सर। आपको लगभग 18 साल हो गए पहले हाँ, से ही 18 है साल। और अब आप 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, हालांकि वो पहले भी पढ़ा ही रहे थे और बहुत जल्द आप उम्मीद करते हैं कि कॉलेज शिक्षा में भी आप आए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। दुर्गेश जी, बात शुरू करने से पहले जी। मैं बताऊं, ये वीडियो अपने YouTube चैनल पे जाएगा जी। और वहां पर लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, संघर्षरत साथी भी हैं, कई लोग लगे हुए भी हैं। जी। मुझे आपकी जर्नी, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी, तो मुझे बड़ी वास्तव में एक प्रेरणादायी लगी। तो मुझे लगा कि आपकी बात सबको सुननी चाहिए, जी। क्योंकि कुछ चीजें किताबों में नहीं मिलती, अनुभव से आती हैं। तो बिल्कुल आपके सर। अनुभव वाकई में मेरे लिए भी और सभी बच्चों के लिए फायदेमंद होंगे। मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि बच्चों को पता चलना चाहिए कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं। जी। क्योंकि कई बार ऐसी धारणाएं होती है कि जो बड़े क्लास के लोग होते हैं, हाई क्लास से आते हैं, करते हैं, वो बड़े जबरदस्त होते होंगे। जी। तो मैं आपकी पृष्ठभूमि, सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना चाहूँगा। जी। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और हम दो भाई है, तो दोनों गांव कौन सा जॉइंट है? फैमिली साइयों का तड़ा? रहते। गांव है दीनगढ़। दीनगढ़? दीनगढ़ गांव है। तो दीनगढ़ गांव में ही रहते हैं हम। जो और चोटन में आता है? चौटन धनव ब्लॉक में पड़ता धनव है। ब्लॉक में? धनव ब्लॉक में पड़ता है। और दो भाई? दो भाई है। भाई छोटा भाई है, वो हेयर कटिंग का काम करता है चौटन में, और मैं गांव में ही रहता हूँ और उनकी फैमिली चौटन में ही रहती है। अच्छा। जी और सर। आप भी ये हेयर कट का काम करते थे? हाँ, हेयर कट का मैंने जब नौकरी लगी उससे पहले 10 साल काम किया है। बाड़मेर में भी किया, जयपुर किया, जालौर किया, जोधपुर किया, यहाँ 5-6 साल उस यहाँ समय आप दुकान। पढ़ाई कर रहे थे या? वहाँ मैं बीए मैंने प्राइवेट की, सीनियर प्राइवेट की, बीए प्राइवेट करी। अच्छा। उनके साथ साथ मैंने हेयर कटिंग का काम किया। जब एग्जाम आ जाती थी तब 2 महीने में दुकान से रेस्ट कर लेता था। और तो मतलब परिवार में कोई भी जॉब में आपके अलावा? नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं। कोई नहीं? मेरे पूरे खानदान में भी मैं पहला व्यक्ति हूँ पहला जो व्यक्ति? गवर्नमेंट सर्विस लगा इस हूँ। चीज की आपको खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, गर्व होता है साहब। पहली जॉब होने और सरकार में पहला व्यक्ति होने का कारण आपको एक समाज में अच्छी इंपोर्टेंस मिलती होगी? बिल्कुल सर, महत्ता तो होती है। बहुत महत्व होती है। जी। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी परिवार में पहले सरकारी सेवा में कोई है तो दुर्गेश स्वयं आप ही है, बाकी कोई है नहीं। जी। फिर ये पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से मिला जब घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है? जी। तो ऐसे कैसे मोटिवेट हुए कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है? ये शुरू में ही मुझे लगता था। हम जब क्लासमेट्स थे ना, तो कुछ बच्चे मेरे साथ चौटन में रहते थे। अब उनसे हम कभी कभी डिस्कस करते थे, तो उन लोगों की ये धारणा थी कि हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, और मेरे को ऐसा लगता था, मैं उनको कहता था अपनी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी। मेरे शुरू से ही पॉजिटिव थिंकिंग थी और मैंने उस लक्ष्य को हासिल भी किया है। एजुकेशन कैसे भी, कहाँ से भी, ये थोड़ा बताइए आप। मैंने प्रारंभिक शिक्षा तो आलम सर से करी है।
आलमसर से हाँ। दीनगढ़ से कितना दूर है? 6 किलोमीटर पड़ता है। ये तो पैदल ही जाने हाँ, ये पैदल जाता था दिल्ली जाना दिल्ली आना। जी, दिल्ली जाना और दिल्ली आना। फिर मैंने माध्यमिक शिक्षा हमारे से, मेरे घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर साइयों का तला है। संयोग तला बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ मैंने 2 साल 9th और 10th करी है, तो वो भी मैं पैदल जाता था। दिल्ली ये 10-12 दिल्ली। किलोमीटर की 12 किलोमीटर आना और 12 किलोमीटर जाना। उन दोनों में से। हाँ, उन दोनों में हाँ। पैदल जाना, वो मैंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करी है। ये किस साल की बात है? ये 97 की बात, 1997 97 में आपका 10th हुआ जी। और उस समय भी आपका फर्स्ट डिवीजन था? हाँ, उस समय फर्स्ट डिवीजन था। कितने परसेंटेज थे? 60% फिक्स। राइट, 60%। राइट। मतलब आप सोचिए उस समय मुझे लगता है कि मेरिट भी ऐसे 85-90 वाले बच्चे राजस्थान मेरिट में होते हैं। बिल्कुल, उस समय यही रहती थी। तो मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं शुरू से ही। हाँ, ये गवर्नमेंट स्कूल साइयों के तला में आपका होगा? हाँ, साइयों का तला में हम लगभग 35-40 बच्चे थे, उनमें से 3 जनों का हमारा फर्स्ट डिवीजन बना। अच्छा, अभी उनमें से कितने नौकरी में है? उनमें से कुछ आइडिया है? मेरे को जो प्रथम 4 जने हैं ना, वो तो पता है, चारों ही हम गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट में? हाँ, बाकी का तीन तो वो पुलिस जॉब में है और मैं एजुकेशन लाइन में है। फिर 10th होगी 97 में? 97 में। तो आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है? 1982 है। 82 का? जी मतलब सर। अब आपकी उम्र हो गई 44 साल 44 ईयर्स। हाँ 44 साल की उम्र में भी आप कंटिन्यूसली हाँ, पढ़ पा रहे हैं, ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है। कई लोग मुझे कहते हैं सर आप अभी क्यों पढ़ रहे हैं? मैं आपको देख के लग रहा है कि मैं तो आपसे छोटा हूँ, 7 वर्ष छोटा हूँ जी। तो मेरी तो पढ़ने की उम्र अभी शेष है मतलब। हाँ, फिर मेरे अकॉर्डिंग तो फिर आपका 11th 12th? 11th मैंने 1998 में करी चौटन से। नहीं, 97 में 10वीं हुई ना? हाँ, 97 में 10वीं, 11th 98 में। हाँ 11th 98 में, ठीक है। 98 में फिर मैंने 1 साल छोड़ दी स्कूल। ये 11th कहाँ से की? चौटन स्कूल से? चौटन से, हाँ। फिर वहाँ रहे चौटन में? हाँ, चौटन में ही रहता था। फिर मैंने 99 में स्कूल छोड़ दी, क्योंकि मुझे नाई का काम सीखना था, तो इसलिए मैंने वो 99 में नाई का काम सीखा। फिर 12th 2000 में की प्राइवेट, और वो 98.92 अंकों से मैंने परसेंट से 68 नहीं, 58.92 58.92 मतलब 92 लगभग सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन से थोड़ा रह गया। हाँ, थोड़ा रह गया था। तो क्या सब्जेक्ट थे उस समय 12वीं में? उस समय 12वीं में हिंदी लिटरेचर, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री थी। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री थे। हाँ। चोटन स्कूल में किया या प्राइवेट किया? चोटन नहीं, ये प्राइवेट किया। ये प्राइवेट किया। और इसके साथ साथ आप ये अपना जो ये हेयर कटिंग का काम भी कर सकते हैं अपन, हेयर कट का काम। हेयर कट का काम करता था। ये 12वीं हो गई आपकी 99 में? 99 में। उसके बाद मैं बाड़मेर आ गया। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आ गया, और यहाँ रहते हुए हेयर कटिंग का काम करता था। और दुकान थी आपके? हाँ, दुकान पहले तो मैं किसी और के साथ रहा हूँ, ठीक है। उनके साथ रहते रहते मैंने बीए कर लिया। बीए करने के बाद मैंने मेरी खुद की दुकान लगाई। बीए यहीं अपने बाड़मेर पीजी कॉलेज? प्राइवेट करी है मैंने। प्राइवेट किया? हाँ, प्राइवेट। बीए में क्या विषय थे? बीए में हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर। अच्छा, संस्कृत, ओके। हाँ, फिर मैंने बीए करने के बाद में मेरी खुद की दुकान लगा ली। इस बीए के साथ साथ में भी आप ये अपना काम कर रहे थे? हाँ, काम करते रहा था मैं। और फिर दुकान के साथ साथ मैंने पीटीटी की तैयारी करी, तो 1 साल तो उसमें हुआ नहीं। ये किस साल की बात है? ये 2004 की, 3 की बात है। 3 की, जब मैं 10th में था। हाँ। ठीक है। तो 3 में मैंने पीटीटी दिया, उसमें हुआ नहीं। हाँ। फिर मैंने 2004 में दुकान खाली कर दी। उस समय पीटीटी में सीट कम होती थी? हाँ, उसमें 6200 के लगभग होती थी। हाँ। फिर मैंने 2004 में दुकान खाली कर दी और पीटीटी का 3 महीने यहाँ बाड़मेर में रह करके, महावीर नगर में यहाँ रहते हुए मैंने 3-4 महीने पीटीटी की तैयारी करी, तो उसमें मेरा हो गया। ठीक है। और फिर पीटीटी होने के बाद मैंने बीएड कर लिया आबू रोड से। आबू रोड से? हाँ, आबू रोड से करी। फिर जैसे बीएड कंप्लीट हुई तो वैकेंसी आ गई अध्यापक की? हाँ, अध्यापक 3rd ग्रेड की। तो उसमें मैंने चोटन में रहते हुए तैयारी करी। सेल्फ स्टडी करी पूरी? हाँ, सेल्फ स्टडी करी किताबों से। हाँ, तो उसमें भी मेरे अच्छे अंक आए थे। पूरे राजस्थान में 1563 में मेरी रैंक रही थी। ये किस साल की बात है? ये 2007 की बात। 2007 की बात है। हाँ, 2008 में आपकी कौन सी रैंक थी? 1563। 1563वीं रैंक जी। और फिर 2008 में हमें ज्वाइनिंग दे दी। 8 में ज्वाइनिंग दी। हाँ,
फिर इनके साथ साथ मैंने 2011 में एमए कर लिया, एमए किस विषय में किया था? हिस्ट्री में अच्छा, किया। हिस्ट्री में। हिस्ट्री में ओके। किया। फिर 2013 में मैंने एक सेकंड ग्रेड का हिंदी से एग्जाम दिया, ठीक है, 13 में एक सेकंड उसमें ग्रेड आया था, बहुत बिल्कुल। कम नंबरों से चूक गया। हम्म, फिर मैंने 2015 वाली व्याख्याता भर्ती परीक्षा में इतिहास से एग्जाम दिया। अच्छा, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। हाँ, उसमें आपका जो सिलेक्शन हुआ, हाँ। उसमें मैं वेटिंग लिस्ट में जस्ट मेरे से अगले का हुआ था और मैं रह गया था। अच्छा। फिर मैंने 2018 वाला मेरे मिस हो गया, दे नहीं पाया ये व्याख्याता का एग्जाम। फिर 2022 वाली दी, हाँ। उसमें भी मैं 1.71 से रह गया। 1.71 से फिर रह गए। 1.71 से रह उसमें गया। सीट भी अच्छी थी, उसमें 807 थी हिस्ट्री में। 807 सीट थी। हाँ, तो उसमें मैं रह गया था 1.71 से। तो फिर ये इतनी सीट देख के 807 सीट के बावजूद सिलेक्शन जैसे उसमें नहीं हुआ, तो फिर यूं नहीं लगा कि अब 89 सीट में कैसे होगा? नहीं, मैंने तो पहले ही लक्ष्य तय कर रखा था कि मुझे लेक्चरर बनना है, और मेरे ऐसी कोई परिस्थितियां ऐसी आई नहीं कि दिमाग में ऐसा कुछ आया ही नहीं कि मैं तैयारी छोड़ दूं। शुरू से ही मेरे ये माइंड में ही था। फिर इस बीच में एचएम वगैरह नहीं दिया, हेडमास्टर? एक बार एचएम भी दिया था, उसमें एचएम में नहीं हुआ था, उसमें HM काफी पीछे रह गया था। हाँ। उसमें हुआ नहीं। और आरएएस वगैरह नहीं दिया? आरएस कभी नहीं दिया। और प्रोफेसर का? प्रोफेसर का मैंने 2023 वाला दिया है। अभी जिसके इंटरव्यू चल रहे हैं? हाँ, अभी आपका होना इंटरव्यू अभी? इंटरव्यू होना बाकी है। हाँ। तो इसमें कितने मार्क्स है लगभग? इसमें मेरे लगभग 125 के आसपास है हाँ। नंबर। तो बढ़िया स्कोर है आपका। हाँ। और 2025 वाला भी दिया है, इसमें भी मेरे लगभग 105-6 नंबर है। 105-6 नंबर है, हाँ। मतलब ये भी अच्छा स्कोर है कुल मिला के। हाँ, तो ये पूरी की पूरी आपकी एक एजुकेशन की जर्नी है। एजुकेशन की जर्नी है। 12th में परसेंटेज बने आपके 58 पॉइंट कुछ, 59 बता रहे थे। 59% लगभग। मतलब एक 1997 के बाद की जर्नी को अगर आप देखते हो तो काम धंधा भी साथ में रहा है, जी। पढ़ाई भी साथ में करी है, और 2008 के अंदर जॉब में भी आ गए। जी। जॉब में आने के बाद में एक वो आलस्य नहीं आया कि अब जॉब लग गई है तो अब क्यों माथा फोड़ी करूं? नहीं, सब ऐसा सही चल कभी रहा है। विचार आया ही नहीं सर। मेरे को तो पढ़ने में ज्यादा रुचि है, तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ। क्योंकि देखो 2008 से 2017 में आपका पहला एससीपी लग गया होगा, मतलब आप सेकंड ग्रेड हाँ, बन गए। 2017 में। हाँ, और 2026 में आप फर्स्ट ग्रेड भी बन गए, मतलब प्रमोशन जी। से भी हो हाँ, गया। प्रमोशन से हो गया मेरा। फिर भी आपको सीधे आना था। हाँ, सीधे आना था ये। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाँ। क्योंकि जनरली मुझे नहीं लगता कि इस पूरी भर्ती में 2008 का कोई शिक्षक साथी होगा जो लेक्चरर में आएगा, जहां तक वैसे मेरी जानकारी 2 गुणा में तो मेरे से एक जना छोटा था, जो 1980 वाला भी था। अच्छा। हाँ, उनका 2 गुणा में तो हुआ, लेकिन फाइनल में हुआ कि नहीं हुआ वो मेरे को वो हो जानकारी सकता है वो एक्स सर्विसमैन हो, पता नहीं। वो तो अपने था शिक्षक जरूर। साथी शायद ही हो, मुझे लगता नहीं। उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जन्म तिथि वो रिजल्ट आया ना, उसमें देखा था, तो 1980 वाला भी था। ये आपकी पूरी एकेडमिक एक प्रकार से यात्रा थी, बड़ी जेन्युइन रही है। मतलब इसको आज की जो पीढ़ी है ना जी, वो इसको सुन के बहुत सीख सकती है कि 10-12 किलोमीटर स्कूल पैदल जाना, और फिर काम करना भी, पढ़ना भी, ये सारी चीजें एक साथ मैनेज करना आज के बच्चों के लिए मुश्किल है। और स्कूल में रहते हुए, जैसे 8 से लेके आज 26 चल रहा है, लगभग 18 साल हो गए जी। स्कूल में आपके पास में क्या क्या चार्ज रहे? स्कूल मेरे पास एमडीएम का चार्ज भी रहा कुछ मिड डे समय के मील का? लिए। हाँ, और जब से मैं लगा हूँ उसके बाद कंटिन्यू मेरे पास वित्त से संबंधित, जैसे केस बुक संधारण है, स्टॉक से संबंधित, ये मेरे पास ही है आज तक मेरे ये पास। सबसे जटिल काम होता हाँ, ये जटिल काम है, तो ये भी मेरे पास BLO कंटिन्यू होता का? है। बीएलओ का काम मेरे साथ 2009 से बीएलओ का काम है। बीएलओ का काम भी देख रहे हो? हाँ, अभी BLO एसआईआर का पूरा देखा हाँ, होगा। कभी मैंने ऐसे ग्राम प्रभारी का भी किया है। वैसे एक बार राशन कार्ड का भी 2-3 महीने काम कंटिन्यू चला था, तो वो भी मैंने निभाया। काम के प्रति आप बड़े ईमानदार हैं। हाँ, काम मैं करता हूँ तब वो पूरे जुनून के साथ करता हूँ। तो अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि बीएलओ की जिम्मेदारियां, मैं स्कूल में रहा हूँ तो मुझे पता है, और आपको तो खैर आप करके आए हो, हाँ। तो
क्योंकि ये स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि जिम्मेदारियां कितनी बड़ी है, इसमें आप एक दिन भी एब्सेंट नहीं हो सकते। नहीं, एक आपका घर बैठे मतलब छुट्टी के बाद में भी आपका काम चालू रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है सर। इसमें तो प्रशासन का भी बहुत ऊपर प्रेशर रहता है। अभी SIR का काम चला तो इसमें हमने 2-2 बजे, 2:30 बजे तक काम किया। इतना प्रेशर रहता था, 12-12 बजे तक कई तो। शिक्षक साथियों ने सुसाइड भी करी थी बीच में। हाँ, एक क्या 2-3 जनों ने हाँ। करी है। तो और इस व्यस्ततम शेड्यूल में से जी आपने इस पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? मतलब आप स्कूल कंटिन्यू जा रहे थे, काम भी कर रहे थे, जी और फिर ये 2-2 पेपर, इसको कैसे मैनेज किया? मतलब पढ़ाई साथ में कैसे मैनेज की? सर, मैं जैसे ये मोबाइल फ़ोन है तो मैं इसका कभी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कभी नहीं देखता हूँ। जैसे स्कूल से आया, टाइम मिलते ही मैं पढ़ना शुरू कर देता था। और जो यदि कोई दूसरा वर्क होता जैसे BL होगा तो उनके निपटाने के बाद मैं कभी आलस नहीं करता था। और आलस्य बिल्कुल नहीं है बिल्कुल आपने। आलस्य नहीं किया। तो इसके और एक मेरी सोच थी कि मुझे जो मैंने लक्ष्य तय कर रखा है उनको मुझे किसी भी कंडीशन सूरज में प्राप्त करना है। हाँ, प्राप्त करना है। तो इस सोच के साथ मैंने पढ़ाई करी तो मुझे बाधा नहीं लगी। मतलब न तो आपने सोशल मीडिया पे फालतू समय खराब किया। बिल्कुल, मुझे फेसबुक चलाना ही नहीं आता है, इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं आता है। ये आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, जिनके पास में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पता नहीं न जाने हाँ, कितने सारे कितने एप्लीकेशन सारे ऐप्स है। और ये थोड़ा थोड़ा समय खराब कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपने यहाँ मीठा बिल्कुल समय खराब पता नहीं नहीं किया। चलता रहता। और दूसरा, आपने बिल्कुल भी आलस्य नहीं रखा। जब भी टाइम मिला, टाइम आपने हाँ, मैनेज किया उसको। मैनेज किया उसको कि भाई आधा घंटा ही मिला तो अपन थोड़ा हाँ, पढ़ उसको लेते हैं। मैनेज किया। क्या शेड्यूल रहता है आपका दिन में, सुबह से शाम तक का अभी तक? जैसे स्कूल से घर जाता था, मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो जब मॉर्निंग में तो मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ। यदि सुबह का टाइम है, ये 10 बजे वाला टाइम स्कूल का, तो इसमें मैं 1-1.5 घंटा पढ़ लेता था। लेकिन जैसे 1 बजे वाला टाइम है ना, इसमें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरी हैबिट है रात को ज्यादा देर तक पढ़ना। अच्छा। 2-2 बजे तक पढ़ लेता था। ओके। और मुझे कभी नींद आती नहीं। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन होती थी मुझे नींद की टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। हो। नींद नहीं आने का क्या रीजन? ये मेरा वो काम का तनाव ज्यादा लेते हैं? ज्यादा, जितना टारगेट था ना आज इतना पढ़ना है, जितना मेरे को टॉपिक्स पढ़ने थे उतना पढ़ना ही पड़ता था। ये मेरे टारगेट होता था, इस वजह से नींद नहीं आती थी। और आज के बच्चों को जब मैं सुनता हूँ ना और देखता हूँ, जब इनकी समस्या सुनता हूँ, जी इनके पास में लाइब्रेरी फैसिलिटी है, इनके पास कोचिंग फैसिलिटीज है, इनके पास अच्छे रूम है, अच्छे मोबाइल है, सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी जी ये लोग है वो शिकायती बोर्ड पे रहते हैं कि हमारे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जबकि आप नौकरी के साथ में भी कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। फिर ये रात को आप लेट पढ़ते थे? जी, रात को देर रात तक पढ़ता था। और इस तरह से ये पढ़ाई, बीच में कभी लंबा ब्रेक आया या लगातार ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे? नहीं, लंबा ब्रेक तो कभी आया नहीं। कभी कभार 5-7 दिन का आ जाता था, या कभी जैसे BLO का काम आ जाता है तो उसमें मुझे ब्रेक करना पड़ता था। वो मजबूरी होती है। हाँ, मजबूरी हो जाती थी। और चुनाव के समय तो ये बहुत ज्यादा रहता है, उस समय पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। और अभी जैसे ये 2025 वाली SIM ये दिया है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें तो मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं। टाइम ही नहीं मिला? बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, वो तो बिना पढ़े हुए दी है। जो पहला अनुभव, हाँ, पहले अनुभव के आधार पर, ओल्ड नॉलेज के आधार पे, उस नॉलेज के आधार पर। छुट्टियां ली स्कूल में कभी, या मतलब ऐसे कोई ओकेजनली घर पे परिवार का काम उसके लिए नहीं, मतलब पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए तो मैंने 2022 में तो छुट्टियां ली थी, जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम था उसमें ली थी। इसमें बिल्कुल नहीं ली, कोई छुट्टी नहीं ली? इसमें कोई छुट्टी नहीं ली। इस भर्ती में आपकी दुर्गेश जी 13वीं रैंक? जी, मेरी भी 13वीं रैंक थी 16 वाले में। आपका स्कोर क्या रहा है इस बार? इस बार मेरा 288 है। और प्रोविजनल की के अनुसार? हाँ, 288। हाँ। फर्स्ट पेपर में क्या था? फर्स्ट पेपर में मेरे 72 बन रहे हैं। 36 क्वेश्चंस। जी। और सेकंड में लगभग हो गए 217 है, 17.5 है। मैं 216 मान के बैठा। 216 नहीं, 216। हाँ अच्छा, हिस्ट्री में 216, हाँ, मतलब 108 क्वेश्चंस कट कटा के कुल मिला के। हाँ, ये अच्छा स्कोर है। फर्स्ट पेपर को कैसे किया? मतलब उसमें 8-9 पार्ट है, बच्चों को जनरली दिक्कत रहती है, क्वालिफिकेशन की भी दिक्कत रहती है जी। इसमें कौन से पार्ट थे जो आपने पूर्ण रूप से छोड़ रखे थे, जो आपकी रेंज से बाहर थे?
हाँ, मैंने केवल गणित को छोड़ रखा था। पूरा ही छोड़ दिया? हाँ, पूरा एक सवाल अटेंड किया, वो भी गलत हो गया। सेम कंडीशन मेरे साथ भी थी। अच्छा। मैंने एक अटेंड किया था, वो भी गलत हो गया था। इंग्लिश मैंने यूट्यूब पे एक पवन गोस्वामी हाँ, करके है क्लासे, उनकी उनको देखा था। तो अंग्रेजी में 5 सवाल थे, उनमें से मेरे 4 सही हो गए। 4 सही हो गए, हाँ, बहुत बढ़िया। एक गलत हो गया। हिंदी को? हाँ, हिंदी हिंदी को मैंने एक ज्यादा तो हिंदी को नहीं पढ़ा, पहले मेरे पढ़ा हुआ था राघव प्रकाश को, वो वापस थोड़ा वो देख मेरे लिया। अच्छी की हुई थी। और स्कूल में भी जब मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ तो उस राघव प्रकाश से ही पढ़ाता था, तो उससे मेरे वो कवर हो गया। वो तो बढ़िया हो। हाँ। और पार्ट? और साइंस है तो मैंने साइंस में लक्ष्य क्लासेज, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्लास से देखी, और ज्यादा कंटेंट ज्यादा नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। और करंट अफेयर्स में मैंने मूमल की पढ़ी है, हाँ। और एक नानक क्लासेज चलती है, उसकी मैंने कभी कभार देखी, ज्यादा नहीं दिया उस पर ध्यान। और दूसरा स्कूल मैनेजमेंट, मैंने एक किताब खरीदी, वो नाम याद नहीं आ रहा है। नाम नहीं आ रहा, ठीक है। और इसका ज्योग्राफी पॉलिटिकल का? पॉलिटिकल के लिए मैंने पढ़ा है परीक्षा वाणी। अच्छा, ठीक है। परीक्षा वाणी की किताब अच्छी हाँ, आती है, बौद्धिक प्रकाशन वाणी। हाँ, बौद्धिक वाणी वो पढ़ी है। और राजस्थान के लिए मैंने 9th और 10th की एक राजस्थान अध्ययन की छोटी बुक आती है। भूगोल के लिए? राजस्थान कल्चरल के लिए। अच्छा, कल्चर के लिए उसको पढ़ा है। और भूगोल में मैंने पढ़ा है दिशा करके, एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बैंक आता है, उसको पढ़ा है। प्रश्न बैंक ही निकाला, बाकी थियरी? ज्यादा भूगोल पे मैंने दिया। पहले से ठीक था वैसे तो। पहले ठीक था। और हिस्ट्री के साथ? हिस्ट्री के साथ मैंने एक तो आर्य कंपटीशन पढ़ी है। हाँ। और जब मुझे नजदीक कोई एग्जाम नहीं होता था ना, तब मैंने प्राचीन काल के लिए पढ़ा है केसी श्रीवास्तव, मध्यकाल के लिए पढ़ा है हरिश्चंद्र वर्मा, और आधुनिक काल के लिए मैंने पढ़ा है यशपाल और बीएल ग्रोवर। ये किस टाइम पढ़ी किताब है? ये किताबें किस टाइम पढ़ी? ये जब परीक्षा से लगभग 1.5 साल से पहले का समय यदि है, 1.5 साल के बीच में मैंने, जैसे आज एग्जाम है, इसी 1.5 साल पहले, मतलब परीक्षा से 1-2 साल पहले की बात? हाँ, 1-2 साल पहले इनको पढ़ा है। ठीक है। बाद में मैंने, जैसे हिस्ट्री पॉइंट्स के नोट्स आते हैं, हिस्ट्री पॉइंट के अपने वाले, हाँ, आपके वाले, उनको बार बार पढ़ा है, रट लिया। वो मुझे, हाँ, रट लिया समझो। और आपकी जो वाणी है ना, वो इतनी मधुर और सौम्य वाणी है कि मुझे कभी ऐसा बोरियत महसूस नहीं हुआ। मैं इतना आपका फैन हो गया हूँ। मतलब आप जब ये फीडबैक दे रहे हैं तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि नहीं, ये मैं मेरी आत्मा से कह रहा हूँ। इतना मुझे, जब कभी थकान होती ना, तो ये वीडियो सुनता था तो मुझे थकान दूर। कितनी क्लासेस सुन लेते थे, मतलब ऐसे? मैं लगभग 5-7 क्लास सुन लेता था, उनको आगे कर लेता था। जैसे वो 10 सेकंड आगे होती है ना, इस तरीके से मैं पढ़ता था उसको। तो 5-7 क्लासें, लगभग कभी टाइम नहीं होता 3-4 क्लासें देखता जरूर था उनको। इस तरह से इतिहास को बढ़िया कर लिया। हाँ। अभ्यास किससे किया इतिहास का? अभ्यास के लिए मैंने, एक तो आपकी आती है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो वर्ल्ड हिस्ट्री की है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री की है, उसको देखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली। इंडियन के लिए यूथ की आती है। हाँ, बिल्कुल आती है, मैंने सजेशन भी दिया था। हाँ, यूथ को मैंने निकाला है, उसमें सॉल्वर्ड पेपर यही थे। और एक आसूराम जी गढ़वीर की आती है। हाँ, उसको मैंने अच्छी तरह से, आसूराम गढ़वीर जी की वो अच्छी आती है। आसू जी पिछले काफी टाइम से मेरे से जुड़े हुए, पिछले बैच में थे। हाँ, वो मैंने पढ़ी है, वो अच्छी किताब है। उनमें तो सवाल ऐसे थे जो हूबहू आ गए। इस तरह से इसका हिस्ट्री का आपने, हाँ, हिस्ट्री का। अब जैसे नए बच्चे हैं जो इतिहास पढ़ रहे हैं जी, तैयारी कर रहे हैं जी, उनको आप क्या सलाह देना? क्योंकि इस समय जैसे होता क्या है कि मार्केट के अंदर आपको पता है कि ये बाजारवाद का दौर है ना, तो जी, सब एक दूसरे का अपना करते रहते हैं जी। एक चयनित एक स्टूडेंट या एक साथी व्याख्याता होने के नाते जी, आप एक न्यूट्रल सलाह क्या देना चाहोगे बच्चों को? मैं ये कहना चाहूंगा नए विद्यार्थियों को कि आप जब एग्जाम नहीं है, नजदीक नहीं है, जैसे अभी किसी के 28 में एग्जाम है, हाँ, 28 में एग्जाम है, 2 साल पड़े हैं, तो
उन बच्चों के लिए केसी श्रीवास्तव जैसी पुस्तकें, एक एक किताब पढ़ लेनी हाँ, चाहिए। एक एक किताब पढ़ लेनी चाहिए। जब साल भर का समय रह जाता है, लगभग साल सवा साल, उस समय कोई ऐसे अच्छे नोट्स है, जैसे हिस्ट्री पॉइंट के नोट्स है, अपने वाले जो हाँ, आपके आपके नोट्स है, तो उनको अच्छी तरह से उस समय, और कुछ पास में साइड में मुझे लगता है कि रखनी जरूर नहीं नहीं। चाहिए, सॉल्वर्ड पेपर भले ही रख लो। हाँ, और दूसरी बड़ी किताबें पढ़ने की मुझे तो कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। रिवीजन का टाइम और रिवीजन एक किताब पढ़ने में 6 महीने से ज्यादा लग जाता है, फिर वो 3 पार्ट में, वो 1.5 साल में एक एक बार भी नहीं पढ़ पाएगा समझ के साथ। सही बात है। इसलिए उन विद्यार्थियों को मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ये अच्छे नोट्स निकाल लें एग्जाम के समय, तो वो बेहतर रहेगा, बेहतर क्या बेहतरतम रहेगा। तो वो जो पहले किताबें पढ़ी थी जी कॉलेज टाइम में, या जो बच्चा ऑफ सीजन में जब परीक्षा नजदीक नहीं हो, जी, उन किताबों का फायदा होता है बाद में जब नोट्स पढ़ते हैं तो? उनमें बिल्कुल फायदा मिलता है साहब। नोट्स के साथ उनकी जो समझ होती है ना, वो और बढ़िया वो होती है। समझ और विकसित हो जाती है। पर ये सारी चीजें परीक्षा से एक साल पहले हो जाए तो बढ़िया। वो परीक्षा से 1 साल पहले हो जाना चाहिए। हाँ, लास्ट में फिर केवल वही घुमाने। लास्ट में तो केवल और केवल नोट्स ही निकालने चाहिए, चाहे आप हैंडमेड हो, हाँ। या ये मुझे लगता है कि आपको जब खाना, हाँ, एक तो बनाना पड़ता है अपने को, एक बना बनाया हुआ मिलता है, तो टाइम बचा लेना चाहिए। तो टाइम बचा लेना चाहिए। तो इसलिए, और आपके नोट्स तो मुझे तो बहुत बेहतर लगे, और मैं भी बच्चों को, हाँ, मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा कि हिस्ट्री पॉइंट से ज्यादा तो नोट्स मुझे तो लगे नहीं। काफी अच्छे वैसे। हाँ। उस पर खूब मेहनत हुई, मैंने मेरे स्तर पे नहीं 4 साल लगभग दे दिए उसको, तब जाके वो तैयार हो गया। हाँ, काफी। मैं एक बार 2022 में एग्जाम देने के लिए जोधपुर जा रहा था। मुझे, मेरे एक मित्र है राम स्वरूप जी, व्याख्याता है अभी आशोक में जोधपुर में, उन्होंने हिस्ट्री पॉइंट्स के लगभग 15 पेज भेजे थे। अच्छा। ये टेस्ट पेपर के, तो उनमें से मुझे 1-2 सवाल तो सीधे सीधे मिल गए और वो भी हार्ड। एक सवाल था, मुझे अभी याद है, मौर्य काल से संबंधित कर्नाटक से की मूर्ति थी, तो कंगन अली वाली। हाँ हाँ, कंगन अली वाली, वो मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, वो सवाल मुझे सीधा मिल गया। वो मेरे पढ़ाया हुआ था। हाँ तो थोड़ा भरोसा बन जाता है। हाँ, भरोसा। और मैं ये बात बच्चों को भी कहता हूँ कि जैसे आप नोट्स, चलो ठीक है, मेरे वाले नहीं पढ़ सकते तो कोई इश्यू नहीं, भले आप कोई भी किताबें पढ़ के आप खुद बना लो। बट हाँ, परीक्षा से लास्ट साल कम से कम आपको उन्हीं में रहना होता है। उन्हीं में रहना चाहिए। और मुझे तो लगता है भाई, अपन या अपने पास पर्याप्त समय है तो अपन हैंडमेड बना सकते हैं। और समय नहीं है तो फिर रेडीमेड, समय नहीं है तो ये ले लेना अच्छा चाहिए। विकल्प है और जितनी एक विद्यार्थी जो समझ के, जिस समझ के साथ बनाता है ना, उससे बेहतर जो पहले से जॉब में है और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, वो नोट्स पढ़ने चाहिए। मुझे तो वो उचित लगते हैं। सही बात। आप आपका बच्चा बीएड कर रहा है जी, जैसा कि आपने बताया जी, और बच्ची 12वीं पास कर ली है। अभी इस पिछली बार बीएसटीसी का दिया था, उसमें हुआ नहीं। हाँ, तो अभी आप उनको इतिहास में लेक्चर बनाना चाहेंगे या उनकी इच्छा पे है? अब बच्चे को तो मैंने उस पे छोड़ दिया, उसकी रुचि के अनुसार, लेकिन मेरी बच्ची को मैं हिस्ट्री में ही घुसाऊंगा, ये मेरी सोच है। उनको इन्हें इसी क्षेत्र में, जब मेरा क्या फायदा, फिर मैं अब लेक्चर बनाऊं तो बच्ची की इच्छा तो खैर हो ही जाएगी। बच्ची की रुचि भी इसमें ही। बच्ची पिता को नकल भी करती है। हाँ, ये बेटियां हमेशा पिता को नकल करती है। तो अच्छा, रुचि भी है। हाँ, रुचि भी है उस बच्ची की। फिर तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बच्ची भी लेक्चरर बन जाए। धन्यवाद सर। मतलब आपसे बात करके मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं मेरे किसी वरिष्ठ साथी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप उम्र में और हर स्तर पर आप अनुभवी हैं जी। तो ये एक अच्छा सा मोमेंट है मेरे लिए भी, और बच्चों को सच में बहुत सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, आप इस पोस्ट पे, इस उम्र में और इस जिम्मेदारी भरे पदों पे होने के बाद आप जो भी सलाह दोगे, डेफिनेटली बच्चों को जेन्युइनली सलाह दोगे जी, क्योंकि बात से लग जाता है कि कौन आदमी कितना सच बोल रहा है जी।
क्योंकि आदर्शवादी बातें पता चल जाती है, झूठ हाँ, पता पता चल चल ही जाता जाता है है। सर। आप ज्यादा समय तक ये तो जीता जागता उदाहरण है सर। मैं आप कभी लाइब्रेरी किसी महानगर वगैरह कभी पढ़ने गए? नहीं, लाइब्रेरी तो मुझे तो नहीं लगता कि लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए। जब अच्छा। मैं खुद, मेरे पास आधा समय तो मुझे स्कूल में देना पड़ता है, आधा अदर एक्टिविटी में देना पड़ता है, फिर भी मैं घर घर पर रहते हुए मैंने लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो जिन बच्चों के पास पूरा दिन का समय पड़ा रहता है, तो उनको लाइब्रेरी की मुझे तो आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ये हो सकता है जैसे घर पे किसी की डिस्टरबेंस हो या कोई फालतू तो उनको जाना चाहिए। तो जाना चाहिए। हाँ, बाकी तो अगर घर पे बढ़िया ठीक ठीक स्थिति है हाँ, घर या पे रूम में बढ़िया माहौल है तो रूम में माहौल है तो उनको घर पे रहना चाहिए। घर पे रह के पढ़ना हाँ, चाहिए। रहना चाहिए। आपने कभी कोई ऐसा मैंने ऐसा कभी ना सोशल मीडिया सोचा में ही माथा नहीं मुड़ी ना। कभी करी? हाँ, सोशल मीडिया तो मुझे फेसबुक चलाना ही नहीं आता है, ये इंस्टाग्राम ठीक है। चलाना ही नहीं आता है। अब व्हाट्सएप तो मजबूरी रह जाती हाँ, है। स्कूल के सारे आदेश हाँ, आते हैं। उनके यहाँ। हाँ। और दूसरा यूट्यूब भी मैं केवल ये आपके वीडियो सुनना है या और कोई कंटेंट देखना है तो वो केवल वीडियो सुनता था। मेरे जो कोई कुछ वीडियोज आपने सुने हैं तो कोई ऐसी बात जो सबसे ज्यादा आपको ठीक लगी होगी, ये सबसे बढ़िया बात है, याद है कोई या सारी बातें ठीक है? नहीं, आप तो जो भी बातें कहते हैं ना वो बहुत बेहतरीन होते हैं टच करती है। संदेश के तौर पर। और अभी मुझे ऐसी कभी कभी मैं सुनता हूँ तो उससे मुझे तो प्रेरणा मिलती है। ये बात है सर। एक छोटे से गांव से आप पढ़ के और साथ में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जी पूरे राजस्थान में आपने 13वीं रैंक हासिल की। जी ये एक उन सभी वर्ग के लिए जो बड़े नगरों में रहता है, जिनका बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, जिनका बहुत अच्छा एकेडमिक ग्राउंड है, जी उन सब बच्चों को आपने एक प्रकार से पीछे छोड़कर आपने अपना स्थान सुनिश्चित किया। जी। कैसा लगता है आपको जब रिजल्ट आया तो आपको कैसा फील हुआ कि मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरा जो टारगेट था वो मुझे मिल चुका है। आज की पीढ़ी क्या गलती कर रही है आज तो की उसको पीढ़ियां सुधारना चाहिए? आज की पीढ़ियां कई बहाने बनाती है हाँ। कि मेरे पास पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, सेपरेट रूम नहीं है या समस्या लाइब्रेरी ग्रस्त है। नहीं है। हाँ, या पैसों की कमी बता देते हैं कि खर्चा नहीं है मेरे पास, वो फलानी किताब नहीं है, फलानी किताब नहीं है। तो इस बहाने वो बहाने ज़्यादा बनाते हैं और सीरियस होकर के पढ़ते कम है। पढ़ते काम है। जी। और क्या क्या आपने इस पीढ़ी में कमियां देखी है ये और ये गलतियां कर रहे हैं? एक तो ज़्यादा ये मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, ये इसका मिसयूज करते हाँ मिस यूज़ करते हैं, हैं। तो इसलिए ये पिछड़ जाते हैं। यदि आप कोई निश्चित लक्ष्य तय कर लेते हो तो उस समय मुझे लगता है कि इस मोबाइल फ़ोन का मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। लिमिटेड हाँ, काम की हाँ, जैसे काम की आपने कहा ना, चीज़ें। मैंने इंग्लिश की क्लासेस वहां देखी। हाँ, वहाँ से देखिए। तो ऐसे ऐसे कोई बिंदु देख ले, अन्यथा ये फुकट की ये रीलें आती है, इनको नहीं देखना चाहिए। कोई मतलब नहीं है, नहीं, मतलब नहीं। ये केवल आपका टाइम बर्बादी है। हाँ, टाइम बर्बाद करती है। ये एक मुझे तो लगता है कि ज़्यादा बच्चे इसमें टाइम मिसयूज कर लेते हैं। ये एक तरह से जहर की तरह है। शायद। और कंटेंट को लेके भी मुझे लगता है समस्या रहती है कि बच्चों ने अपने रूम में लाइब्रेरी बना रखी है, एक एक पार्ट के लिए 3-3 4-4 किताबें ला के रखी। अब वो एक एक पार्ट के लिए 3-3 4-4 किताब लाते हैं, वो तो गलत है। कब पढ़ेंगे? हाँ, कब पढ़ेंगे? आज जैसे हिस्ट्री की बात करूं तो कोई सी किताब लो आप, 500-700 पेज से कम तो है ही नहीं। प्राचीन काल की ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। फिर 6-7 किताबें हो जाएगी। हाँ, 6-7 किताबें 3 पार्ट में 7-8-9 किताबें हो जाती है। फिर याद करने की भी लिमिट होती है। याद करने की भी लिमिट होती है, दिमाग भी लिमिट होती है। तो मुझे लगता है कि उसमें प्रत्येक पार्ट की एक एक बुक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा तो मुझे तो आवश्यकता महसूस नहीं होती। वो भी परीक्षा से 1 साल पहले परीक्षा तो से 1 साल सवा साल पहले उसको बंद कर देना चाहिए। उस समय बाद में यदि आपने हैंड नोट्स बनाए हैं तो उसको पढ़िए, या आपके अच्छे नोट्स है किसी के तो उनको पढ़ना चाहिए। तो चीजें याद भी हो जाती है। हाँ, वो याद, उनका बार बार रिवीजन होना चाहिए। ये है। कई साथी आते हैं जिनकी उम्र जैसे अधिक हो गई है, कई कहते हैं सर हमें टाइम नहीं मिलता, जिम्मेदारियां बढ़ गई है,
तो मैं उन साथियों के लिए भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी उम्र 44 ईयर्स कंप्लीट हो गई है। जी कंप्लीट। 44 साल की उम्र, ऐसा नहीं कि आप बेरोजगार हैं, आप 18 साल से जॉब में हैं। हाँ फिर सरकारी सेवा में आप वेल रेपुटेड तरीके से 18 साल से काम कर रहे हाँ हैं, कर उसके रहा हूँ। बावजूद भी अपनी रुचि के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ रुचि के लिए। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई किस उम्र में की जा सकती है, या जिनका नहीं हो रहा है कोई, जैसे 35-36 साल 40 साल का कोई साथी है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक अपने को सफलता नहीं मिलती है ना, उस समय तक पढ़ना चाहिए। उम्र कोई बाउंडेड नहीं है पढ़ने के लिए, कभी भी पढ़ सकते हो आप। अब मेरे 44 साल, अब आगे तो जैसे ये गवर्नमेंट रूल्स की पाबंदियां लग जाएगी, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, ऑवरेज हो जाऊंगा, तो वो अलग चीज है। लेकिन जब तक अपने पास मौके है तब तक पढ़ना चाहिए। नेट जेआरएफ दिया? मैंने केवल सेट किया है, नेट नहीं किया। नेट नहीं? एक बार दिया था, उसमें एक बार कोरोना काल में, उसमें हुआ नहीं। उसके बाद? उसके बाद मैंने कभी दिया नहीं नेट का एग्जाम। सेट था तो फिर नेट सेट हो गया, इसलिए मैंने आवश्यकता नहीं समझी। ये बढ़िया है जी। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं जी। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोई 1-2 मिनट बच्चों के लिए कुछ, आज की जो जनरेशन है जो इतिहास पढ़ रही है, जी। इतिहास के अलावा भी जो कोई स्टूडेंट है, एक जी। शिक्षक के रूप में भी आप है अभी, जी। और एक चयनित के रूप में भी है, जी। तो स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी तरफ से क्या संदेश है? मेरी तरफ से ये रहेगा कि जब तक अपन जिस क्षेत्र में घुसे हैं ना, उस क्षेत्र में पूरे तन्मयता से, जोश और जुनून के साथ पढ़ना चाहिए, जब तक अपने को सफलता नहीं मिल जाती है। सही बात। और उस सफलता को, एक बार असफल हो जाते हैं तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए कि अब मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ऐसे नेगेटिव विचार अपने दिमाग में कभी लाने ही नहीं चाहिए। यदि अपन नेगेटिव दिमाग में विचार नहीं लाएंगे तो जो अपने लक्ष्य तय किया है वो हमें अवश्य मिलेगा। आप जब जब विफल होते थे, कई आपने 4-5 परीक्षाएं बताई, 1 नंबर 2 नंबर कम कम मार्जिन से रहते थे, जी। उस विफलता के कारण क्या रहते थे? कारण तो एक समयाभाव रहता था। हाँ। तो समयाभाव की, दूसरा ग्रामीण परिवेश में तो वहाँ खेती का काम भी संभालना पड़ता था मुझे। सही बात है। तो परिवार का? हाँ परिवार का। अब जैसे सामाजिक कार्य है तो मैं अर्जेंटली, सामाजिक कार्य होते थे वहाँ मुझे जाना पड़ता था, ये भी रीजन रहता है। और फिर स्कूल का टाइम, स्टाफ भी कम है, तो वहाँ भी स्कूल पूरा टाइम देना पड़ता है, छुट्टियाँ भी नहीं ले पाते हैं। तो सही बात है। हाँ, ये कारण रहे हैं मुझे, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा चूक गया। 1-1 2-2 नंबर हो सकता है, 1-2 महीने बढ़िया टाइम मिलता तो। हाँ जैसे मैंने 2015 में जो एग्जाम दिया ना, उसमें मैंने 11 दिन का मेडिकल लिया था। तो 11 दिन में मुझे 7 दिन तो प्रधानाचार्य ने बुला लिया स्कूल में। वो उस समय कोई ऑडिट थी, तो केस बुक संधारण करने के लिए मुझे 7 दिन तो बुला लिया। एक हफ्ता केस बुक भरने वाले विद्यालय में कम ही होते हैं। हाँ हमारे विद्यालय में तो जानकार लगभग मैं अकेला ही, इसलिए मेरे पास ही। अब तो फिर भी कोई आ गया होगा, बाकी पहले तो मुझे लगता है हमारे खुद पहले के वैसे बाहर से बलोना। हाँ पहले तो थे ही नहीं, और इसलिए 2017 में हमारे एक प्रिंसिपल आए थे, रतनलाल जी सेठिया। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया इस केसबुक के बारे में। अच्छा। इससे पहले हम स्टाफ थे तो हमें, मतलब आपकी सीखने की प्रवृत्ति अच्छी है। जी। अब अभी भी कभी काम करने जाते हैं दुकान वगैरह पे ऐसे? कभी अभी तो नहीं जाता। मन होता है कि ऐसे चला जाऊं? नहीं, अभी तो मैंने 5-7 साल हो गए, कभी नहीं गया मैं। भाई, छोटे भाई नहीं। हाँ भाई जॉइंट फैमिली है? हाँ जॉइंट फैमिली। भाई के बच्चे भी आप पढ़ाते हैं या? हाँ भाई साथ में है? हाँ साथ में है, तो वो भाई के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ये कंडीशन। तो ये थे दुर्गेश जी सेन, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप इनसे सीख सकते हैं कि परिस्थितियां आपको ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। आप इनसे सीख सकते हैं कि उम्र आपकी सफलता में आड़े नहीं आती। आप इनसे सीख सकते हैं कि एजुकेशनल और एकेडमिक बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड आपको बहुत अधिक समय तक रोक नहीं सकते। आप इनसे सीख सकते हैं कि कभी भी अपने लक्ष्य को लेके कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आप इनसे सीख सकते हैं कि सफलता के लिए स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, सफलता के लिए सिर्फ डेडिकेशन महत्वपूर्ण है। आप इनसे सीख सकते हैं कि किस तरह से अपने सीमित सामग्री को लगातार पढ़ते जाना है,
टारगेट को हमेशा सर्वोच्चता पे रखना है। आप इनसे यह सीख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को सतत बनाए रखना है, विभिन्न विफलताओं के बावजूद भी आप हमारे को निरंतर मोटिवेट कैसे रखना है। आप इनसे सीख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया वगैरह का एक अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। आप इनसे ऐसी अनगिनत बातें सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। तो आप एक प्रकार से सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और मैं मानता हूँ कि यह जो अपना छोटा सा पॉडकास्ट है, ये आज की इस जनरेशन को एक अच्छी और नई दिशा देगा, सोचने के लिए मजबूर करेगा और सीखने के लिए प्रेरित करेगा। आपको पुनः बहुत सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।